Hello and welcome everyone. I hope your life has been treating you well. इस सेंटेंस को चुरा के आप चैटिंग में यूज़ करना शुरू करें और हैज़ बीन क्यों यूज़ होता है वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो ये है हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्स का 20वां दिन और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें आप सीखेंगे हैज़ बीन, हैव बीन कब यूज़ होगा। इसके साथ हम सीखेंगे फॉर और सिंस हमें कब यूज़ करना है, और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती रहेगी हम करेंगे कुछ एडवांस्ड इंग्लिश सेंटेंसेस के ऊपर प्रैक्टिस, ताकि आप इंग्लिश बोल पाएँ कॉन्फिडेंटली एंड प्राउडली। तो अगर आपको इस टेंस के रूल्स ऑलरेडी पता है, आप इस टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके मेरे साथ सीधा स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर अगर आपको कोई क्लू नहीं है कि ये हैज़ बिन और हैव बिन क्या बला है, तो इसके ऊपर से पर्दाफाश हम आज करने वाले हैं। उससे पहले आपके कमेंट्स पर बेस्ड मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये बोला कि इंग्लिश आपकी इम्प्रूव हो रही है इन वीडियोस की हेल्प से जो हम आपके लिए बना रहे हैं, but still you feel a little nervous and hesitant while speaking in English। तो टिप ये है कि अगर आपने बस अभी अभी इंग्लिश बोलना शुरू किया है या आप सीख रहे हैं YouTube की हेल्प से और हमारे चैनल की हेल्प से बोलना, तो आप कोशिश करें कि इंग्लिश उन लोगों के साथ बोलना शुरू करें जो आपको नहीं जानते हैं, स्ट्रेंजर्स के साथ। क्योंकि जिन लोगों को ऑलरेडी पता है कि आपकी इंग्लिश थोड़ी फ्लॉड है और आप फ्लुएंट नहीं हैं या गलत बोलते हैं या बोलते ही नहीं हैं, तो ये लोग दे आर ऑलवेज गोइंग टू जज यू। दे विल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड फॉल्ट्स विद क्या गलत बोला है, अच्छा ये इसने गलत बोला है, इसको सही कर देता हूँ, या इसकी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक निकाल देता हूँ, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता है वो आपको उसी तरह जज करेंगे। सो इफ़ यू डोंट वांट टू गेट जज्ड एंड यू वांट टू एंजॉय हैविंग गुड इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस विद पीपल, स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश विद स्ट्रेंजर्स। होता क्या है कि जब आप किसी अनजान बंदे से इंग्लिश बोलते हैं तो उसको ये नहीं पता कि आप कितने सालों से इंग्लिश बोल रहे हैं या आपने बस अभी अभी बोलना शुरू किया है। उसका पूरा फोकस इस बात पर होता है कि आप बात क्या कर रहे हैं। तो अगर इन की जगह ऑन लगा दिया तो छोटी मोटी इंग्लिश की जो एरर्स हैं वो छुप जाते हैं। क्योंकि जब आप किसी से हिंदी में भी बात करते हैं तो आपका पूरा फोकस होता है मैसेज पर, ना कि मात्राओं पर कि ता लगाया है या ती लगाया है, आप उसे इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आप हेजिडेंट फील करते हैं इंग्लिश बोलते समय उन लोगों के साथ जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, थोड़े से पेशेंस रखें, उनके साथ ना बोलें, स्ट्रेंजर्स के साथ प्रैक्टिस करें। और वो समय बहुत जल्दी आएगा प्रैक्टिस के साथ, जब आप उन लोगों के सामने फ्लॉन्ट कर पाओगे कि ये मेरी इंग्लिश है और ये इतनी बेहतरीन है कि आप इसको कॉम्पीट नहीं कर सकते। और ये जो फील है ना, ये दुनिया के बहुत खूबसूरत फीलिंग वाली में से एक फीलिंग है। मतलब जब आपकी जॉब लगती है या प्रमोशन मिलता है, ये जो फील आती है ना, मतलब ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली, वो वाली फील आती है जब आप इंग्लिश बोलते हो उन लोगों के सामने जो हमेशा सोचते हैं इसको तो इंग्लिश आती ही नहीं है। थोड़ी सी पेशेंस और बहुत सारी प्रैक्टिस और वो टाइम जल्दी ही आएगा। तब तक थोड़ी सी पेशेंस और बहुत सारी प्रैक्टिस। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पर किसी भी टेंस का नाम याद करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उसकी पहचान समझें, कि अगर आप इस टेंस को पढ़ते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होगा, आप किस तरह के सेंटेंसेस अपनी एवरीडे इंग्लिश में यूज़ कर पाएंगे उस टेंस की हेल्प से। तो आपको फटाफट से एक्सप्लेन करते हुए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान ये है कि आप इस टेंस को यूज़ करते हैं उन एक्शंस के बारे में बात करने के लिए जो कभी पहले शुरू हुए थे पास्ट टाइम में, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 साल पहले या बहुत टाइम पहले, और वो अभी तक चल रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं 9 साल से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, आपको हो सकता है ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जैसा लगे, रही हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश फॉर 9 ईयर्स, पर ये गलत है। क्योंकि जैसे ही इस टेंस में टाइम की बात आ गई कि कितने टाइम से, या आप जान के एम्फेसिस करना चाहते हैं कि 9 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश फॉर 9 ईयर्स बहुत छोटा बना रहा है इसको, जैसे मैं बस अभी इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो ये डिफरेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में।
जैसे वो कब से ऑफिस नहीं जा रहा है, ये काम पास्ट टाइम में शुरू हुआ और अब आप पूछ रहे हो कि उसको कितने दिन हो गए हैं जब से वो ऑफिस नहीं जा रहा है, या आप कितने टाइम से ये इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, आप कितने टाइम से ओशन इंग्लिश एकेडमी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, आप कब से वेट कर रहे हो। अगर आपको पता चल जाता है कि बंदा वेट कर रहा है 15 मिनट से, 1 घंटे से या 2 घंटे से, तो आप उनसे ये पूछने की जगह फॉर हाउ लॉन्ग आर यू वेटिंग, आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्प से बना सकते हैं। इक्वेशन हम आने वाली स्लाइड में समझते हैं, पहले आप पहचान समझ लें। ये कब से खाना नहीं खा रही है, अब आपको पता है कि उसने अपनी 5-6 मील मिस कर दी हैं, तो अब आप डॉक्टर आपसे पूछ रहे हैं कि कब से खाना नहीं खा रहे हैं ये, या आप डॉक्टर के पास गए और आप डॉक्टर को बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये 2 दिन से खाना नहीं खा रही है। हो सकता है आपकी कोई पेट हो या कोई भी है, वो कल से खाना नहीं खा रही है। काम शुरू हुआ पास्ट टाइम में और अभी तक चल रहा है या नहीं चल रहा है। यहाँ कब से बारिश हो रही है, बारिश अगर मैंने कहा बारिश हो रही है प्रेजेंट टाइम में, इट इज़ रेनिंग, पर अगर मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे कल से बारिश हो रही है बहुत तेज, या यहाँ बहुत देर से बारिश हो रही है, तो जैसे ही टाइम इन्वॉल्व हो गया ये टेंस बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लास्ट, आप मेडिसिन क्यों नहीं खा रहे हो, उसने 5-6 दिन दवाई नहीं खाई, तो आप उसको गुस्से से पूछ रहे हो दवाई क्यों नहीं खा रहे हो इतने दिनों से। ये है इस टेंस की पहचान। अब आप फटाफट से आंखें बंद करें और सोचें कि कौन सा काम है जो आप बहुत दिनों से कर रहे हो। जैसे हो सकता है आप इन वीडियोस को ओशन इंग्लिश एकेडमी के चैनल पर आप वीडियोस देख रहे हो 1 महीने से, या आप इंग्लिश सीख रहे हो 6 महीने से, या मैं गिटार सीख रहा हूँ बचपन से। हम लोग साथ में काम कर रहे हैं 10 साल से। पहचान क्लियर है। अब रूल पर आते हैं। देखिए, हर एक सेंटेंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब, जो इंग्लिश में ये बताने में हेल्प करती है कि ये काम कौन से काल में हुआ है, कल हुआ था, आज हुआ है, परसों होगा, या चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है। ये रोल होता है हेल्पिंग वर्ब्स का। तो जैसे आप इज एम आर एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, उसी तरह आप हैज़ बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। अब होता क्या है कि आप लोग में से काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि बीन कहाँ यूज़ होगा, बीन मुझे बहुत डरावना लगता है, समझ नहीं आता बीन का यूज़ क्या है। बीन वैसे कई जगहों पर यूज़ होता है, एज अ वर्ब यूज़ होता है, और आप इसको पैसिव वॉइस में भी यूज़ करते हैं। मे बी वी विल ऐड अनदर वीडियो ऑन बीन जिसमें बीन के सारे यूजेस हम डिस्कस करेंगे। पर अभी आप ये समझें कि बीन के जितने भी यूज़ हैं उसमें से 50% आप इसका यूज़ सिर्फ इस टेंस की हेल्प से समझ सकते हैं। और इसमें ये बस देखने में थोड़ा सा खौफनाक लग रहा है, पर ये एक हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ बीन। जैसे इज़ है, शी इज़ माई सिस्टर, ये मेरी सिस्टर है, इसी तरह हैज़ बीन और हैव बीन भी एक हेल्पिंग वर्ब है। अब इसकी इक्वेशन देखते हैं कि इस टेंस में, जैसा कि इस टेंस के नाम से ही पता चल रहा है कि ये परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूस टेंस का ब्लेंड है, तो इसीलिए इसमें हैज़, हैव और बीन यूज़ किया है। जैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की 3rd फॉर्म यूज़ करते थे, तो आपने यहाँ पर बी की 3rd फॉर्म यूज़ करी है जो है बीन। और क्योंकि काम अभी तक चल रहा है, इसीलिए रहा की वजह से हमने वर्ब में आईएनजी यूज़ करी है। उसके बाद जो भी बचा कुचा है उसको आप सेंटेंस के लास्ट में डाल सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फॉर और सिंस हम कब यूज़ करते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है। अब फटाफट से थोड़ी सी स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हो, जैसे मैं तुम्हारा कल से वेट कर रहा हूँ, मैं आपके रिप्लाई का 4 दिनों से वेट कर रहा हूँ, यहाँ कल से बारिश हो रही है, तो सेंटेंस शुरू होगा सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट होता है जो बंदा काम को करता है। जैसे मैं आपका वेट कर रही हूँ, आई हैव बीन वेटिंग, आई हैव बीन। अब इस टेंस को ईजी बनाने के लिए आपको करना बस इतना है कि आप इन सब्जेक्ट्स के साथ इन हेल्पिंग वर्ब्स को एटलीस्ट 10 टाइम्स बोलने की प्रैक्टिस करें, ताकि आप जब इस टेंस से बनने वाले सेंटेंसेस बोलें तो आप बहुत कंफर्टेबल फील करें। जैसे ही हैज़ बीन, शी हैज़ बीन, इट हैज़ बीन,
दे हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन, आई हैव बीन। अब हैज़ और हैव एक्चुअल में है भाई भाई, पर दोनों ने डिसाइड करा हुआ है। हैज़ ने कहा कि मुझे एक वचन मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज़्यादा पसंद हैं, जैसे ही, शी, इट, और हैव ने कहा कि मेरी दोस्ती सिर्फ प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ है, तो मैं सिर्फ उन्हीं के साथ आऊँगा। दे हैव, वी हैव, यू हैव। इंग्लिश लैंग्वेज में यू हमेशा प्लूरल होता है। आप अभी तक की काफ़ी सारी वीडियोस में इसके बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं। और आई ने कहा कि मुझे हैव पसंद है। आई वैसे तो सिंगुलर है, मैं अकेला, पर आई अपने रूल्स चेंज करता रहता है। यहाँ पर आप आई के साथ हैव यूज़ करेंगे। अब इनकी कॉन्ट्रैक्शन पर आते हैं। कई बार आपको ही एपोस्ट्रॉफी एस या इट एपोस्ट्रॉफी एस या दे एपोस्ट्रॉफी वी ई इस तरह की कुछ कॉन्ट्रैक्शंस दिखेंगी जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती हैं समझने के लिए कि ये है क्या। ही इज़ के लिए भी आप ये वाली कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं जब आप लिखते हैं ही इज़, और ही हैज़ के लिए भी आप सेम कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। अगर आपकी ग्रामर ठीक ठाक है, सारे लेक्चर्स आपने मेहनत के साथ अटेंड करे हैं, नहीं करे हैं तो सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको ऑलरेडी ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। पर अगर नहीं है तो आप समझें, ही हैज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं। इसको बोलने का सही तरीका है ही हैज़, ही इज़ बीन, ही इज़ बीन, शी इज़ बीन, ही हैज़ बीन, ही इज़ बीन, शी हैज़ बीन, शी इज़ बीन, it has been, it's been, it's been quite a long time। इससे आपकी धीरे धीरे फ्लुएंसी बिल्ड होनी शुरू होगी। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जब आप इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं तो आपको बिना सबटाइटल्स के बिना नहीं समझ आते इवन बेसिक सेंटेंसेस भी, क्योंकि एक नेटिव स्पीकर कभी भी ऐसे नहीं कहेगा आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, वो कहेगा आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। तो इसीलिए हमें इन कॉन्ट्रैक्शन को समझ के अपने ईयर्स को ट्रेन करना है ताकि आप इन कॉन्ट्रैक्शंस को जब भी सुने आपको इनका मीनिंग एकदम क्लियर हो, प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो और आप बोलते हुए कंफर्टेबल फील करें। अब दे हैव बीन, लिसन एंड रिपीट, दे हैव बीन। आप बोल नहीं रहे हैं, प्लीज़ मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस करें, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। तो अपने हेडफोन्स लगाएं और प्रैक्टिस करें। वी हैव बीन, यू हैव बीन, आई हैव बीन। अब फटाफट से समझते हैं फॉर और सिंस में डिफरेंस। ये आप फॉर और सिंस आप यूज़ करते हैं समय बताने के लिए कि कितनी देर से कोई काम हो रहा है, 10 सालों से, 2 घंटे से, जनवरी से, 2019 से। जब आप टाइम बताते हैं तो सेंटेंस के लास्ट में आप फॉर और सिंस का यूज़ करके टाइम बताते हैं। पर इसमें कंफ्यूजिंग फैक्टर ये होता है कि फॉर लगाना है या सिंस लगाना है। इस कंफ्यूजन को फटाफट से दूर करते हैं। फॉर आप यूज़ करेंगे जब आप ड्यूरेशन बताएंगे, पीरियड बताएंगे कि कितने समय से। देखो जैसे मैंने कहा मैं 9 साल से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, एक पीरियड है, एक डिफाइंड समय है बंधा हुआ कि 9 साल से। तो जब आप पीरियड के बारे में बात करेंगे, लेंथ ऑफ टाइम आ जाएगी तो आप फॉर यूज़ करेंगे। 1 घंटे से ये नहीं पता चल रहा है कि कितने बजे शार्प ये काम शुरू हुआ था, बस हमने ड्यूरेशन बता दी है। तो आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर, 2 हफ्तों से, फॉर 2 वीक्स, 10 सालों से, फॉर 10 ईयर्स। 10 सालों को आप और क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। 10 साल इज इक्वल्स टू 1 योर टर्न। फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसमें भी हमने समय नहीं बताया, बस ये कहा है कि काफ़ी समय से, पीरियड आ गया। हाउएवर आप सिंस यूज़ करते हैं जब आप पास्ट टाइम में किसी स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात करते हो। जैसे मैं 9 बजे से आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कल से कुछ नहीं खा रही है। कब से? कल से। स्पेसिफिक पॉइंट बताया है पास्ट टाइम में कि कब से। मैं 2010 से या 2011 से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो सिंस स्पेसिफिक कर दिया, 7 बजे से, ठीक मंडे से, जनवरी से, 2009 से, ठीक उस दिन से जब से हम मिले हैं। सिंस द टाइम वी हैव मेट। कन्फ्यूजन क्लियर हो गई हो तो अब आगे बढ़ते हैं और फॉर और सिंस को हम सेंटेंसेस की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इक्वेशन हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। वर्ब में आएगा ing। यहाँ पर अगर
ओके जिस तरह हमें स्कूल में पढ़ाया था वहाँ पर फोर्सफुली फॉर और सिंस हर सेंटेंस में डाला गया था, ज़बरदस्ती, पता नहीं क्यों। जैसे माली 2 घंटे से पेड़ों में पानी दे रहा है, पर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फॉर और सिंस यूज़ हो। कई बार आप समय नहीं बताते, बस आप बताते हो कि ये काम कुछ समय से चल रहा है। जैसे मैंने आपको ये ना कहकर आई एम वेटिंग फॉर यू कह दिया, आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू, मैं आपका वेट कर रही हूँ। जैसे ही मैंने इज़ एम आर को छोड़कर हैव बीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी है, तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि मैं काफ़ी देर से आपका वेट कर रही हूँ। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप फॉर या सिंस को लगाकर समय ज़रूर बताएं, वो पार्ट आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर या सिंस आएगा या नहीं आएगा वो हम अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। अगर आप बॉस ने आपको कहा है किसी को ईमेल भेज दीजिए, तो आप क्लाइंट से पूछ रहे हो कि सर मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। या आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो कि पार्टी में जाना या नहीं जाना, उसने आपको नहीं बताया, 2 दिन हो गए, तो आप उनको कहेंगे मैं वेट कर रहा हूँ आपके रिप्लाई का। यहाँ पर फॉर ये दूसरे वाला फॉर नहीं है, यहाँ पर के लिए है कि मैं आपके रिप्लाई के लिए वेट कर रहा हूँ। प्रपोजिशन के ऊपर वीडियो बनानी है, मुझे अच्छे से याद है, जैसे ही टेंसेस खत्म होंगे हम वो वीडियो बनाएंगे। ओके, आई हैव बिन वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। जैक और समैंथा हैव क्यों आया है? क्योंकि जैक और समैंथा 2 लोग हो गए हैं। जैक एंड समैंथा हैव बीन डेटिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ। इसको आप फटाफट से याद कर लें। फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम मतलब काफ़ी समय से। फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत देर से उसका वेट कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। इसमें आपको 2 चीज़ें याद करनी है, आई हैव बीन, आई हैव बीन, आई हैव बीन। अब दिमाग को स्ट्रगल नहीं करना, जो भी क्रिया है, काम क्या है, वेट करने का, तो बस आप वेट में ing लगा दें। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। वीडियो को पॉज करें, सेंटेंसेस को नोटबुक में लिखें और इस इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट होने दें। देखो कई बार ऐसा हो सकता है कि ग्रामर की इतनी टिपिकल टर्म्स वीडियो में यूज़ होती हैं, तो दे माइट गो ओवर योर हेड कि समझ ही नहीं आया आपने क्या बोला। पर आप यकीन माने, अगर आप थोड़ा सा टाइम लेके उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन याद भी होगी और आप उसको लॉन्ग टाइम में यूज़ भी कर पाएंगे। ये 1 टाइम एफर्ट है, बस एक बार समझो, ज़िंदगी भर यूज़ करो। ओके, तो वो क्या कर रहे हैं, वो रिलेशनशिप में हैं काफ़ी लंबे समय से। जैक एंड समैंथा हैव बीन डेटिंग, डेट कर रहे हैं, तो डेट में ing आ गया, डेटिंग। समैंथा एंड जैक हैव बीन डेटिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, और इसको आप मेरे साथ रिपीट करें। यहाँ पे टीचिंग की जगह आप लर्निंग लगा सकते हैं, मे बी 9 महीने से। आप इसको ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं जितने भी टाइम से आप इंग्लिश सीख रहे हैं उस टाइम को मेंशन करें। मैं 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ, मैं 2 साल से इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर मोर देन 9 years नाउ। He has been making a fool out of you। ये एक्सप्रेशन हमने पुरानी वीडियो में भी सीखा है। Make a fool out of someone मतलब किसी का पागल बनाना, तो वो काफ़ी समय से तुम्हारा पागल बना रहा है। He has been, यहाँ पे तो कोई स्ट्रगल ही नहीं है, राइट। Has been is like is MR नहीं यूज़ किया क्योंकि हमें समय पर एम्फेसिस करना था, तो बस he has been मेकिंग अ फूल आउट ऑफ यू। क्या काम हो रहा है, बनाने का, पागल बनाने का। तो मेक आपकी क्रिया है, वर्ब है, और वर्ब में आपने ing ऐड करी है। ही हैज़ बिन मेकिंग अ फूल आउट ऑफ यू। इसी एटीट्यूड के साथ बोलें, ही हैज़ बिन मेकिंग अ फूल आउट ऑफ यू। ट्रस्ट मी, ही हैज़ बिन मेकिंग अ फूल आउट ऑफ यू। समैंथा ना आजकल थोड़ा डिप्रेस्ड फील कर रही है क्योंकि जैक उससे बात नहीं कर रहा है। पहले सेंटेंस की इंग्लिश आप बनाएं, जैक समैंथा से बात नहीं कर रहा है 1 हफ्ते से। इसीलिए की इंग्लिश होती है therefore समैंथा हैज़ बिन फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड। अ लिटिल मतलब जरा सा। समैंथा हैज़ बिन फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड बिकॉज जैक हैज़ नॉट बिन टॉकिंग टू हर। वीडियो पॉज करें और इस सेंटेंस को ठीक इसी तरह प्रैक्टिस करें।
Samantha has been feeling a little depressed because Jack has not been talking to her. अब काफ़ी सारे लोग कहते हैं, sorry guys, I've got something in my eyes. Okay, please excuse me for that. Okay, I'll take a break after this slide. काफ़ी सारे लोग बोलते हैं फ्लुएंसी कैसे बिल्ड होगी, मुझे ग्रामर आती है पर मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं एक सेंटेंस भी नहीं बोल पा रहा हूँ. कि तो यही है ना, अगर आप इतना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इतने कॉन्फिडेंस से किसी स्ट्रेंजर से बोलते हैं या आप अपने फ्रेंड्स से भी बोलते हैं तो आपकी इंग्लिश कितनी खूबसूरत लगेगी, वो भी सिर्फ बेसिक ग्रामर की हेल्प से. अब आप एक चीज़ समझें कि हमने बचपन में ये जब सीखा था प्लस एडिशन कि उप्स आई एम सॉरी कि 2 + 2 4 होता है, तो जब आपने ये एडिशन सीखी थी तो आपने एडिशन के कम से कम 50, 100, 500 सम्स सॉल्व किए थे, तब आपको वो कैलकुलेशन आई थी. तो ग्रामर पढ़ते हुए हम ये क्यों सोचते हैं कि बस 15 मिनट मैंने ग्रामर को पढ़ा और मैं उसकी हेल्प से सारे सेंटेंसेस बना पाऊँगा. ये मैथ्स की तरह ही तो है और कितना इंटरेस्टिंग है. तो जब आप मेरे साथ कोई भी टेंस पढ़ते हैं, अगर मैंने आपको 20-30 सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं उस टेंस के, तो उन 50 को 500 करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ओके, सो Samantha has been feeling a little depressed. Okay, next slide. He has been cheating on me for years. मतलब वो कई सालों से मुझे धोखा दे रहा है. Cheating on is a phrasal verb. Cheat on होता है phrasal verb, पर cheat यहाँ पर as a verb काम कर रहा है, तो हमने cheat में ing लगाया है. He has been cheating on me. आप कंफ्यूज ना हो कि on मतलब पर होता है, पर ये एक प्रपोजिशनल फ्रेजल वर्ब है. आपने फ्रेजल वर्ब वाली वीडियो देखी होगी तो वहाँ से आप इसको कनेक्ट करने की कोशिश करें. ही हैज़ बीन चीटिंग ऑन मी फॉर ईयर्स. और अगर आप कह रहे हो कि हम बहुत सालों से साथ हैं, वी हैव बीन टुगेदर फॉर एजेस. एक नया एक्सप्रेशन आपने सीखा, फॉर एजेस मतलब सदियों से, कई सालों से. अब इसमें वर्ब और आईएनजी नहीं आया है क्योंकि सेंटेंस में वर्ब है ही नहीं. आपने स्टेट बताया है कि हम कई सदियों से साथ हैं, मतलब कई सालों से साथ हैं. वी हैव बीन टुगेदर फॉर एजेस. मैं 5 साल से मैरिड हूँ. आई हैव बीन मैरिड फॉर 5 years. ड्यूरेशन बताई है कितने टाइम से, 5 साल से. पर अगर मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं 2017 से मैरिड हूँ, तो सेंटेंस होगा आई हैव बीन मैरिड सिंस 2017. नेक्स्ट सेंटेंस, वो काम पे नहीं आ रही है. आपने अपने सीनियर को रिपोर्ट किया या कंप्लेन किया, समैंथा काम पे नहीं आ रही है सर. समैंथा हैज़ नॉट बीन कमिंग टू वर्क. अब आप इसकी इंग्लिश बनाएं होमवर्क में. जैक समैंथा को 2 साल से धोखा दे रहा है. जैक समैंथा को 2 साल से धोखा दे रहा है. कमेंट सेक्शन में आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कहा मैम जैक और समैंथा कौन है. आप जब सब्जेक्ट्स के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ दोस्ती करते हो, कुछ रिलेशन बनाने की कोशिश करते हो, तो आपकी मेमोरी थोड़ा फास्ट चलने लगती है. अब आपको सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जैक और समैंथा से, तो बस ये एक टेक्निक है ताकि आप थोड़ा कनेक्टेड फील करने लगो ग्रामर के लेक्चर्स से. अब आपको जैक और समैंथा के बारे में इतनी सारी बातें पता है. आपकी लाइफ में जैक और समैंथा कोई भी 2 अलग लोग हो सकते हैं. ओके, वी हैव बिन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर. वी हैव बिन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर. कॉन्ट्रैक्शन में बोलेंगे तो कैसे कहेंगे, वी हैव बिन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर. आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू फॉर मोर देन एन आवर. ग्रामर पढ़ना एक चीज़ है, पर उस ग्रामर की हेल्प से फ्लुएंटली सेंटेंसेस को फ्रेम करके बोलना एक अलग नेक्स्ट लेवल वाली चीज़ है. और हमारा अल्टीमेट टारगेट इस फ्लुएंसी को ही अटेन करना है बेसिक ग्रामर के स्ट्रक्चर्स को पढ़कर. सो अब आप बनाएं, वो तुम्हारा कल से वेट कर रही है, उसको कॉल कर लो. एक और सेंटेंस, वो मेरा कल से फ़ोन नहीं उठा रही है, मेरी उससे बात करा दो. मेरी उससे बात करा दो. Let's see if you could translate it. All the best. I have been having strange dreams recently. आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया और उसको बताया कि पता नहीं यार मुझे आजकल ना अजीब सपने आ रहे हैं. मुझे आजकल अजीब सपने आ रहे हैं. आज नहीं आया, अभी सोते हुए नहीं मैं बता रही हूँ. आई एम हैविंग स्ट्रेंज ड्रीम्स. मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये चीज़ 2-3 दिन से चल रही है. तो इसीलिए इज एम आर को छोड़कर हैव बीन यूज़ किया है आई के साथ. आई हैव बिन हैविंग स्ट्रेंज ड्रीम्स रिसेंटली.
रिसेंटली मतलब आजकल। यहाँ पर आप लेटली वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। लेटली का मतलब भी होता है हाल में ही, मतलब कुछ समय से। आई हैव बिन हैविंग स्ट्रेंज ड्रीम्स रिसेंटली। मैं आजकल बहुत थका हुआ फील कर रहा हूँ। आई हैव बिन फीलिंग अ लिटिल टायर्ड रिसेंटली। यू हैव बिन वॉचिंग टी वी फॉर ऑल डे। तो अगर आप मदर हैं या फादर हैं और अपने बच्चे को डांट रहे हैं तो आप कहेंगे तुम सुबह से टीवी देख रहे हो। यू हैव बिन वॉचिंग टी वी ऑल डे लॉन्ग। तुम सुबह से गेम्स खेल रहे हो, अब जाओ और पढ़ाई करो। इसको एक बार बोलें और फिर लिखें। लिखने से ये होता है कि आपकी मेमोरी शार्प हो जाती है, वो आप एक मेंटल नोट बना लेते हैं उस सेंटेंस का। तुम सुबह से गेम खेल रहे हो, जाओ पढ़ाई करो। यू हैव बिन, प्लीज़ कंप्लीट द सेंटेंस। मैं आपको अपना सेंटेंस एक बार और रिवाइज कराती हूँ। यू हैव बिन वॉचिंग टीवी फॉर ऑल डे। ड्यूरेशन बताइए, पूरा दिन, फॉर ऑल डे। पर अगर मैं कहूँगी कि आप सुबह 9 बजे से टीवी देख रहे हो तो यहाँ पर सिंस आ जाएगा। यू हैव बिन वॉचिंग टीवी सिंस 9 o'clock। यू हैव बिन वॉचिंग टीवी सिंस 9 AM। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं फटाफट से। और यहाँ पर कुछ और सेंटेंस। मेरे बॉस आजकल मेरे को बहुत हार्ड टाइम दे रहे हैं। जैसे जैसे वीडियो आगे जा रही है थोड़े एडवांस सेंटेंसेस पढ़ना शुरू करते हैं। गिविंग अ हार्ड टाइम मतलब किसी को परेशान करना या उनको थोड़ा टफ टाइम देना। तो अगर आपकी बॉस के साथ अच्छे से नहीं बन रही है, बॉस बहुत डिमांडिंग हो रहे हैं, आपसे बहुत सारा काम कराने की सोच रहे हैं या आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप ज़्यादा काम करें, तो आप कहेंगे My boss has been giving me a hard time. My boss has been giving me a hard time, so I'm looking for a new job. मैं नई जॉब ढूंढ रहा हूँ अभी से अभी। I'm looking for a new job because my boss has been giving me a hard time. I have been having a hard time sleeping lately. बहुत प्यारा सेंटेंस है। तो आपने अपनी मदर को बताया या डॉक्टर को बताया कि सर आजकल मेरे को ना नींद नहीं आ रही है डॉक्टर साहब। तो आप कहेंगे सर आई हैव बिन हैविंग अ हार्ड टाइम स्लीपिंग। किस चीज़ में मेरे को टफ टाइम आ रहा है, किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है? सोने में, काम हो रहा है सोने का, इसलिए स्लीप में ING लगाया है। आई हैव बिन हैविंग अ हार्ड टाइम स्लीपिंग। कितने दिनों से? कुछ दिनों से, लेटली। प्लीज़ लिसन एंड रिपीट दिस सेंटेंस। I have been having a hard time sleeping lately. I don't know why, but I have been having a hard time sleeping lately. इन सेंटेंसेस को जब तक आप नहीं बोलेंगे, मेंटल एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तब तक वो जो शब्द भूल जाने वाली बीमारी है वो बीमारी नहीं जाएगी। उसकी सबसे बेहतर दवाई यही है कि आप लंबे सेंटेंस को बार बार बोलने की कोशिश करें आंखें बंद करके। I have been having a hard time sleeping lately. I have been having hard time sleeping lately. All the best. Next slide. Next sentence. I have been looking for a job since we last met. जब हम आखिरी बार मिले थे ना, मैं तब से ही नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही है। I have been looking for a job since the last time we met. इसमें दो टेंस को यूज़ करा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और सिंपल पास्ट। सिंस कब से? जब हम आखिरी बार पास्ट टाइम में एक बार मिले थे, सिंपल पास्ट टेंस। आई हैव बिन लुकिंग फॉर अ जॉब सिंस द लास्ट टाइम वी मेट। रिसेंटली आई हैव बिन फीलिंग वेरी टायर्ड। आजकल मुझे बड़ी थकान रहती है। रिसेंटली आई हैव बिन फीलिंग अ लिटिल टायर्ड। सो मैं सोच रहा हूँ कि डॉक्टर को दिखाऊं। प्लीज़ ट्रांसलेट करें। मैं सोच रहा हूँ कि मैं डॉक्टर को दिखाऊं। नेगेटिव सेंटेंसेस हैज़ और बीन अलग अलग हो जाएंगे और इसके बीच में नॉट आ जाएगा लड़ाई कराकर। स्प्लिट हो जाएंगे हैज़ और बीन, हैव और बीन, क्योंकि बीच में नॉट आ गया। नॉट कह रहा है मुझे पहली हेल्पिंग वर्ब के साथ ही रहना है हमेशा, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। तो हैज़ नॉट बीन एंड हैव नॉट बीन। आप कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे हैज़ बीन नॉट, वो गलत है। हैज़ंट बिन और हैवंट बीन। हैज़ नॉट को आप बोलेंगे हैज़ंट, हैज़ंट। हैव नॉट को आप बोलेंगे हैवंट, हैवंट। सेंटेंसेस, वो खा नहीं रही है 2-3 दिनों से कुछ भी। शी हैज़ंट बिन ईटिंग एनीथिंग फॉर अ कपल ऑफ डेज। पहला सेंटेंस हमने अच्छे से पता है सब्जेक्ट से शुरू होगा और सब्जेक्ट के ठीक बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। शी हैज़ नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग फॉर अ कपल ऑफ डेज। अब आप ट्रांसलेट करें, वो परसों से कुछ नहीं खा रही है। क्या आपको परसों से की इंग्लिश पता है? एक दिन बीत गया, वो परसों से कुछ नहीं खा रही है। परसों से की इंग्लिश होती है डे बिफोर येस्टरडे।
डे बिफोर येस्टरडे, कल से पुराने वाला दिन। तो वो कुछ नहीं खा रही है परसों से, आप इसे ट्रांसलेट करें। वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, ही हैज़ नॉट बीन टॉकिंग टू मी, मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ। कब से ये नहीं बताया, बस ये बताया कि कुछ समय हो गया है। तो इसीलिए इज एम आर ना यूज़ करके हमने हैज़ बीन यूज़ किया है। ही हैज़न्ट बीन टॉकिंग टू मी, आई हैवंट बीन टॉकिंग टू हिम। इसी एक्सेंट से, इसी वॉइस की क्वालिटी के साथ आप इस सेंटेंस को बोलेंगे। वीडियो आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले इसे प्रैक्टिस करें, फिर जब इतना बोलने का कॉन्फिडेंस आ जाए तब वीडियो में आप आगे जाएं। He has not been picking up my call, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, रही है तो she hasn't been picking up my call. I don't know what has gotten into him. कितना प्यारा सेंटेंस है, फटाफट से लिख लें। पता नहीं उसमें क्या घुस गया है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। I don't know what is wrong with him, आप ऐसे भी कह सकते हैं, I don't know what is wrong with him। या आप कहें पता नहीं उसके अंदर क्या घुस गया है, वो बात ही नहीं कर रहा है मेरे से, या अजीब बिहेव कर रहा है। I don't know what has gotten into him, ये एक इंग्लिश एक्सप्रेशन है। क्या आप चाहते हैं कि हम एक इंग्लिश एक्सप्रेशन की वीडियो भी बनाएं? अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, जिसमें 25 सबसे मोस्ट यूजफुल इंग्लिश एक्सप्रेशंस हम सीखेंगे। सो ही हैज़ बीन बिहेविंग स्ट्रेंज, वो कैसा बिहेव कर रहा है? स्ट्रेंज। I don't know what has gotten into him, he has been behaving quite strange recently। क्वाइट मतलब बहुत अजीब, क्वाइट स्ट्रेंज। ही हैज़ बीन बिहेविंग क्वाइट स्ट्रेंज रिसेंटली। आई डोंट नो व्हाट हैज़ गॉटन इनटू हिम, ही हैज़ बीन बिहेविंग क्वाइट स्ट्रेंज रिसेंटली। जब आप इन सेंटेंसेस को लिख लेंगे तो अपना कमरा बंद करें और एक्टिंग कर करके इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, ताकि इमोशंस भी सही बने, फील भी सही आए और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो। ओके अब आप देखेंगे कि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हिंदी में सेंटेंस क्या से शुरू होगा। जैसे क्या आप इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो? क्या आप क्लास नहीं जा रहे हो? क्या आप ऑफिस नहीं जा रहे हो? क्या आप उससे बात नहीं कर रहे हो? क्या वो आपका फ़ोन नहीं उठा रही है? कोई काम पास्ट टाइम से अभी तक आप किसी से इंटेरोगेट कर रहे हो कि क्या ऐसा हो रहा है या क्या ऐसा नहीं हो रहा है। तो आपने देखा कि कोई बंदा थोड़ा फिट लग रहा है तो आपने उसको कहा कि अच्छा आप जिम जा रहे हो क्या आजकल? आर यू गोइंग टू जिम का मतलब हो जाएगा कि अभी पूछ रहे हो, आप अभी जिम जा रहे हो? नहीं भाई, बंदा अभी ऑफिस जा रहा है, ऐसे कैसे आप जिम जा रहे हो? आप कहोगे कि क्या आप आजकल जिम जा रहे हो? तो हैव यू बीन, उप्स इसमें सेंटेंस नहीं है पर आप लिख ले, हैव यू बीन गोइंग टू जिम रिसेंटली? हैव यू बीन गोइंग टू जिम रिसेंटली? कुछ नहीं हुआ, बस हैव जंप करके पहले आ गया। इसमें नॉट नहीं है, अगर नॉट होता तो हम हैज़ हैव के ठीक बात लगाते। इसमें भी सब्जेक्ट ने कहा मैं इम्पॉर्टेंट हूँ तो मुझे हैज़ हैव के ठीक बात लगाओ और मेरे बाद आप बीन लगा दो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर पहले मैं आऊँगा। उसके बाद बेचारी वर्ब सबसे लास्ट में, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आती है, और फिर बचा कुचा ऑब्जेक्ट। क्या वो तुम्हें धोखा दे रहा है? क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? हैव यू बीन चीटिंग ऑन मी? हैव यू बीन चीटिंग ऑन मी कैसे बोलोगे इमोशनल ड्रामे के साथ? हैव यू बीन चीटिंग ऑन मी। अब मैंने किसी से पूछा क्या वो तुम्हें धोखा दे रही है? हैज़ शी बिन चीटिंग ऑन यू? सेंटेंसेस को लेके कभी इमोशनल मत हो जाया करो कि मैम ये सेंटेंस क्यों बोला आपने। प्रैक्टिस कराने के लिए बोला है ताकि आप थोड़ा कनेक्टेड फील हो और याद जल्दी से कर पाओ। अगर मैं आपको ऐसे सेंटेंस पढ़ाऊंगी, क्या तुम सुबह से खाना बना रहे हो? क्या तुम पेड़ों में पानी दे रहे हो? क्या राधा गाना गा रही है? मज़ा नहीं आएगा ना। तो सेंटेंस को लेके पर्सनल मत हो जाया करो, आपने ये क्यों बोला, आपने ऐसे क्यों बोला, उसको बॉयफ्रेंड का नाम क्यों लिया। टेक अ चिल पिल, ओके। हैव यू बिन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग? क्या आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं? Have you been waiting for so long? Have you been waiting for so long? Has she been exercising lately? क्या वो आजकल एक्सरसाइज कर रही है? क्या वो खाना बना रहा है सुबह से? Oops, same sentence. It's okay. Has he been cooking since morning? जैक कहाँ है? वो सुबह से खाना बना रहा है. Jack has been cooking since morning. मैंने आपको कॉल किया, मैंने कहा जैक ने मुझे बताया वो सुबह से खाना बना रहा है, मैं आपसे कंफर्म कर रही हूँ। हैज़ जैक बिन कुकिंग सिंस मॉर्निंग? मीन्स आई डाउट, क्या वो सच में सुबह से खाना बना रहा है? हैज़ ही बिन कुकिंग सिंस मॉर्निंग? वाई द ग्रास इज वेट? घास गीली क्यों है? क्या बारिश हो रही है यहाँ पर? हैज़ इट बिन रेनिंग हियर?
समय नहीं बताया क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि पता नहीं कब से बारिश हो रही होगी, तो हमने बस ये टेंस यूज़ करके हैज़ को पहले ले आए। इट, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो इट आ जाएगा, मौसम की बात है। हैज़ इट बीन रेनिंग हियर, हैज़ इट बीन रेनिंग हियर। नेक्स्ट स्लाइड, फटाफट से WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस है इंटेरोगेटिव का बड़ा भाई, और इसकी इंग्लिश बनाने के लिए आपको बस सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बनानी है। उसके बाद जो सेम इंटेरोगेटिव के रूल्स हैं वो ठीक वैसे के वैसे ही आएंगे। ये आप याद कर लें, फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग। फॉर हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितने समय से। काफ़ी बार लोग कहते हैं फॉर हाउ मच टाइम, वो ठीक है पर वो बहुत बेसिक इंग्लिश लगती है, तो आप एडवांस्ड इंग्लिश में कहें फॉर हाउ लॉन्ग। तो अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं आप कब से पढ़ा रहे हो, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बिन टीचिंग इंग्लिश। पर अगर आप मेरे घर आए और आपने देखा कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आप मेरे से पूछोगे आप कब से कर रहे हो रिकॉर्ड, मैं 2 घंटे से तो मैं ही आपका वेट कर रहा हूँ। तो फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रिकॉर्डिंग द वीडियोज़, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन फिल्मिंग योर वीडियोज़। नेक्स्ट सेंटेंस, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग। आपने देखा कोई कहीं पे वेट कर रहा है, तो आप सिंपल उनको पूछ सकते हैं कब से वेट कर रहे हो आप यहाँ पर, बस का, ट्रेन का, लड़की का, लड़के का, मेहमानों का। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग। अगर आप इसके अलग अलग वर्ड को समझने की ही कोशिश करोगे तो यूज़ नहीं कर पाओगे। सबसे इजी टिप है कि ज़ुबान को आदत डाल दो, बार बार बोल के ज़ुबान को आदत हो जाएगी तो खुद एकदम फ्लुएंटली ये सेंटेंस आपके मुंह से बाहर कूदेंगे। ओके, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बिन टीचिंग इंग्लिश, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वर्किंग विद दिस कंपनी। आप इस कंपनी के साथ कब से काम कर रहे हैं। जब मैंने इंग्लिश नई नई सीखी थी तो मैं इस टेंस की हेल्प से बहुत फ्लॉन्ट करती थी लोगों से क्वेश्चन पूछकर, क्योंकि ये मेरी इंग्लिश को थोड़ा सा एडवांस्ड दिखाते थे कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो अगर किसी नई कंपनी को मैंने ज्वाइन किया है या मैं किसी प्रोफेशनल से मिली हूँ, वर्किंग प्रोफेशनल से, तो मैं उनसे अक्सर पूछती थी ज़बरदस्ती, डेलिबरेटली, जानबूझ के, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वर्किंग विद दिस कंपनी। Oh, for how long have you been learning to play guitar? For how long have you been doing XYZ thing? मौसम और माहौल के हिसाब से आप सेंटेंस अपना फ्रेम करें, पर इनिशियल सेम रहेंगे। For how long have you been doing this? Okay, next sentence. Whom have you been waiting for? किसका वेट कर रहे हैं आप किसका वेट कर रहे हैं। सबसे पहले किसका की इंग्लिश आएगी और वो होती है whom. Whom have you been waiting? Whom have you been waiting? What have you been doing since then? तो आपकी मम्मी ने आपको कुछ काम दिया, वो मार्केट चली गई। जैसी वो मार्केट से आई, उन्होंने देखा आपने कोई काम नहीं किया है, तो उन्होंने गुस्से में आपसे पूछा तुम तब से कर क्या रहे हो। What have you been doing since then? What have you been doing since then? What have you been doing since then? एक भी % आपको लगे ये सेंटेंसेस डिफ़िकल्ट हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं इसका एक छोटा वीडियो और बनाऊंगी इजी सेंटेंसेस के साथ। सिंस व्हेन हैव यू बीन वर्किंग। आपने मेरे से पूछा आपको कितने साल हो गए काम करते करते, आप कब से काम कर रहे हो, आप कब से काम कर रहे हो। सिंस व्हेन हैव यू बीन वर्किंग। सिंस व्हेन, कब से की इंग्लिश सिंस व्हेन हैव यू बीन वर्किंग। Since when have you been working? Perfect. Why have you not been taking your medicine? आप अपनी दवाइयाँ क्यों नहीं ले रहे हो। क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लगाई। Why, यू की बात हो रही है इसलिए हैव उठा लिया और यू के ठीक बाद आया बीन। लेने की इंग्लिश होती है टेक में लगाया ing और ये बन गया टेकिंग। Why have you not been taking your medicines? ये नॉट आप यहाँ भी लगा सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं। Why haven't you been taking your medicines? या फिर Why have you not been taking your medicines? Both are acceptable, but what I prefer is Why haven't you been taking your medicines? Why haven't you been taking your medicines? This is just not done. Last sentence. For how long have you been married? And we have already discussed it. आपकी शादी कब से मैरिड हो। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बिन मैरिड। आप लोग कब से साथ में हो। इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाएं आप कमेंट सेक्शन में। और अगर आपका कोई भी डाउट है जो अटेंड नहीं हुआ है इस टेंस से रिलेटेड इस वीडियो में, प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मैं कोशिश करूँगी कि उसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाकर जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूँ। बहुत सारा प्यार दिखाने के लिए प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें
और लाइक कर दीजिए, कमेंट तो आप ऑलरेडी करते रहते हैं, इतना सारा प्यार भेजते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको मिलती हूँ आपके स्पोकन इंग्लिश कोर्स के डे 21 के साथ। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।